जी हाँ, आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट। मैं तमाम चेकलिस्ट फॉलो करता हूं किसी भी वेबसाइट को A to Z क्रिएट करने के लिए, और यही तमाम स्टेप्स आपकी वेबसाइट की ग्रोथ में यानी कि अप टू 1000 to 1500% तक ग्रोथ आप ले सकते हैं। अगर आप नई वेबसाइट बना रहे हैं या फिर पुरानी वेबसाइट पर अगर इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके रिजल्ट्स फौरी आपको शो होंगे। और मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप ये वीडियो ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड पूरी देख लेते हैं तो फिर आपको इंटरनेट और यूट्यूब पर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से रिलेटेड हैं, अपने लिए ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या आउटसोर्स करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो ये तमाम बातें जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अपने प्राइमरी कीवर्ड्स या कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है, सर्च इंटेंट की इंपॉर्टेंस आपकी वेबसाइट के लिए कैसी है, और 3 किंग्स जो कि मैं लास्ट वीडियो में ही बता चुका हूं उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपके आर्टिकल का कंटेंट कैसा होता है, उसमें कितनी सब हेडिंग्स यूज करनी चाहिए और वो सब हेडिंग क्या सोच के आपको क्रिएट करनी चाहिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, यूजर एक्सपीरियंस, लोकल एसईओ, सोशल मीडिया को किस तरह यूज कर सकते हैं आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। अगर आप समझते हैं कि तमाम बातें आपके काम आ सकती हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। अगर आप एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए और मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो चेक कर ले कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में जितने फैक्टर्स होते हैं वो तमाम इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो रिकमेंडेड तो यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत सारी बातें आपको मालूम होंगी, पर बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जो कि आज तक आपने फोकस नहीं की होंगी, जिसका आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है क्योंकि मैं आपको इसमें 100 फैक्टर्स बताने वाला हूं जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन से। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर आपको तमाम चीजों का क्लियरली आइडिया और उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब तो यही है कि आप अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। ये डिफरेंट होता है आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन से। इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि इसकी एग्जांपल ये है कि जब आप कोई थीम सेलेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, वो आपके होम पेज पे आपकी वेबसाइट पर एज अ होल काम कर रहा होता है, पर उसका इफेक्ट आपके पेज पर 90% इफेक्ट पड़ता है आपकी अगर अच्छी थीम सिलेक्शन होती है। आप इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन से, क्योंकि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ फर्क यह होता है कि ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन में मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड हो रही होती हैं आपकी बैकलिंकिंग पर। तो ऑन पेज में आप अपनी वेबसाइट पर जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में ही आती हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन आपकी बेस होती है, आपकी फाउंडेशन होती है जिसके ऊपर आप अपनी एम्पायर वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन या ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। क्योंकि बिगिनर तो यही समझते हैं कि शायद कीवर्ड की एडजस्टमेंट ही ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन में आती है, पर बात इससे कुछ थोड़ी डिफरेंट है और थोड़ी टेक्निकल भी है जो कि मैं इस वीडियो में आपको आगे डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में कवर करने होते हैं, उसमें कीवर्ड्स तो शामिल हैं ही, उसके साथ कॉपीराइटिंग, मीडिया, इंटरनल लिंक्स, यूजर एक्सपीरियंस, कन्वर्जन, और यही इंप्रूव करता है आपके ड्वेल टाइम को भी। आप अपनी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इसी मेथड के थ्रू और अपने विजिटर को भी कन्वर्ट करते हैं अगर आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आइडियली हैंडल हुई भी हो। तो ये जो स्टेप्स मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं ये तमाम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तभी आप एक अच्छा वेल ऑप्टिमाइज्ड ऑन पेज एसईओ कर सकेंगे अपने पेज की। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट या वेब पेज की परफॉर्मेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप यूज करेंगे गूगल एनालिटिक्स को। गूगल एनालिटिक्स से अच्छा कोड मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि यही आपको स्टैट्स दे रहा होता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह बिहेव कर रही है, जिसमें आपका बाउंस रेट, एवरेज टाइम क्या दे रही है, कौन सा पेज ज्यादा विजिट हो रहा है, ये तमाम डिटेल्स आपको गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रहा होता है। पर अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते तो उसके ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है, क्लिकी और इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। पर मेरी तरफ से रिकमेंडेड गूगल एनालिटिक्स ही है। ये गूगल एनालिटिक्स ही होता है जो कि ट्रैक करके देता है कि अगर आपने गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर दिया गूगल सर्च कंसोल से इस ऑप्शन के थ्रू, तो फिर आपको ये पता लग रहा होता है कि गूगल कौन से कीवर्ड से आपके विजिटर को आपकी वेबसाइट तक लेके जा रहा है और वो किस तरह बिहेव कर रहा है उस कीवर्ड से
से आपकी वेबसाइट तक जाने के बाद। और अगर आप ट्रैकिंग यूज करना चाहते हैं अपने प्राइमरी कीवर्ड्स की, जो टारगेटेड आपके कीवर्ड्स हैं, गूगल एनालिटिक्स से भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए आप Ahrefs भी यूज करेंगे, जो कि एक पेड टूल है, आपको डिटेल स्टैट्स बता रहा होता है कि आपके कीवर्ड्स किस पोजीशन पे है और कितनी ट्रैफिक रिसीव कर रहे हैं उसी पोजीशन से गूगल सर्च में शो होने के बाद। और उसके बाद आता है क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। तो मेन चीज ये है कि जब भी आपने वेबसाइट पे अपना पेज क्रिएट कर दिया तो उसके बाद ये जरूरी होना चाहिए कि आपका वो पेज गूगल में इंडेक्स जरूर होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिल सकेंगे, तभी आपके विजिटर गूगल से आपकी वेबसाइट पर डाइवर्ट हो सकेंगे। तो इंडेक्स होने के लिए आप ये जरूर चेक करेंगे उस पेज पे आपने स्पेसिफिकली कोई सेक्शन इनेबल तो नहीं कर रखा कि आपने उस पेज को नो इंडेक्स मार्क कर रखा है। उसके अलावा अगर आप कोई एसईओ का प्लगइन यूज कर रहे हैं, सपोज यूज कर रहे हैं, ऑल इन वन एसईओ यूज कर रहे हैं, तो उसमें जाकर आप देखेंगे कि क्या आपने पोस्ट और पेजेस को नो इंडेक्स तो नहीं कर रखा। ये नो इंडेक्स आपके robots.txt में गूगल के क्रॉलर बोर्ड के लिए वो इंस्ट्रक्शन क्रिएट करता है कौन सा पेज, कौन सा सेक्शन क्रॉल करना है और कौन सा नहीं करना है। तो ये सेटिंग्स आपको बताएंगी कि आपने कहीं रोबोट को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रखा। और उसके अलावा अगर आपने स्टेटस चेक करना है अपने वेब पेज का, तो उसके लिए जो आप टूल यूज करेंगे वो है tools.rankinsider.com/header-checker पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ अपना यूआरएल जब पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आपको स्टेटस 200 शो होना चाहिए, जो कि ओके का साइन दिखा रहा होगा। अगर इसके अलावा कोई स्टेटस आ रहा है, फिर अपना पेज चेक करें कि उसमें क्या कुछ ऐसी सेटिंग हुई हुई है जिसकी वजह से आपका पेज यहाँ शो नहीं हो रहा। उसके अलावा स्क्रीमिंग फ्रॉग को भी यूज किया जा सकता है, जिसके लिए आप रिस्पॉन्स कोड में जाएंगे, ब्लॉक बाय robot.txt की फाइल को चेक करा सकते हैं कि क्या रोबोट्स में आपके पेजेस रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हुए हुए गूगल के लिए। और मैनुअल मेथड चेक करने का ये है कि आपका पेज इंडेक्स अब तक हुआ है या नहीं। उसके लिए आप यूआरएल एंटर करेंगे गूगल में, और अगर सेम यूआरएल ही गूगल पे शो हो रहा है, इसका मतलब वो सक्सेसफुली इंडेक्स हो चुका है। मोस्ट ऑफ द केसेस में रीजन ये होती है कि जब भी आपका कोई पेज 3 क्लिक से डाउन चला जाता है, यानी कि 3 लेवल्स में मेंटेन कर रखा है आपने अपनी वेबसाइट को, तो फिर तो सक्सेसफुली इंडेक्स होते रहेंगे आपके पेजेस। और अगर आपके 3 लेवल डीप जाकर, यानी कि 3 क्लिक्स के बाद आपका पेज आता है होम पेज से, तो ऐसी वेबसाइट के साथ इंडेक्सिंग का इशू आता रहता है। तो अपने पेजेस को ऐसे मैनेज करें कि 3 स्टेप्स में आपका विजिटर आपके उस स्पेसिफिक पेज तक पहुंच जाए। तो अगर अब तक आपके यूआरएल इंडेक्स नहीं हुआ है, तो फिर फाइनल ऑप्शन ये है कि आप गूगल सर्च कंसोल में जाएंगे और यहाँ अपना यूआरएल एंटर करेंगे और उसे फेच करवाएंगे। उससे भी आपके इंडेक्स का प्रोसेस बूस्ट हो जाएगा। और फाइनल सोल्यूशन इसका ये है कि आप उसी आर्टिकल के बैकलिंक्स बनाएंगे और फिर उसके कुछ दिन बाद आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा। और उसके अलावा आप सोशल शेयरिंग को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म में भी उस लिंक को शेयर कर सकते हैं। यह भी आपका इंडेक्स प्रोसेस बूस्ट करता है। अब चलते हैं कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर, कि जब भी आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे होते हैं तो अपनी कीवर्ड रिसर्च को ही फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि सबसे पहले आप अपनी कीवर्ड रिसर्च करते हैं। इसके ऊपर मैंने सेवरल वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं, पर इन वन लाइन में आज आपको बताऊं तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है, Ahrefs अगर आप यूज कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ कीवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी कितनी डिफिकल्टी है। नई वेबसाइट की डिफिकल्टी 30 to 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब आपने देख लिया अपने कीवर्ड की डिफिकल्टी, तो उसके बाद उसी कीवर्ड को चेक करने के लिए जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ गूगल की SERP बता रहा होता है टॉप 10 पोजीशंस के लिए, जिसमें आप चेक कर सकते हैं उन वेबसाइट की अथॉरिटी, उस वेबसाइट के रेफरेंस डोमेन्स, बैकलिंक्स और ट्रैफिक तो आपको नजर आ ही रही होती है। तो इससे आपको चेक ये करना होता है कि आपका मुकाबला किन लोगों से है। तो फिर वहां आप अपने आप को जज कर सकते हैं और अपना कंपटीशन भी उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप कंपीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डुप्लीकेट कंटेंट की। जिस तरह लास्ट वीडियो के बाद मुझे मैसेजेस भी आए कि हम डुप्लीकेट कंटेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इन वन लाइन तो आंसर ये है कि जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट हो रही होती है, आपने कीवर्ड फाइनलाइज कर लिया है, तो एक टाइम के बाद आपको टाइटल समझ में नहीं आ रहा होता है और आप अपने उसी कीवर्ड को टाइटल्स या पेज टाइटल में उसी कीवर्ड के ऊपर दोबारा आर्टिकल्स क्रिएट करने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल बैड प्रैक्टिस है। इससे गूगल को नहीं समझ आ रहा होता है आपके उस कीवर्ड को किस यूआरएल पर रैंक करना है। अगर आपने 3 यूआरएल बना दिए हैं ABC के नाम से, तो उसको समझ नहीं आएगी कौन सा प्राइमरी यूआरएल है जिसको मैंने रैंक करना है। तो फाइनली ये होगा कि कोई भी पेज आपका हाईली रैंक नहीं होगा। अब एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि आप मल्टीपल आर्टिकल कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसी सेम कीवर्ड के लिए। तो इसके लिए आपको समझना यह जरूरी है कि 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं या कीवर्ड्स को आप कैसे बैलेंस करते हैं। वो है इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। जिस तरह इंफॉर्मेशनल आर्टिकल की एग्जांपल ये है, हाउ टू सिलेक्ट अ लैपटॉप अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसमें आप इंफॉर्मेशन देंगे अपने उसी आर्टिकल से स्पेसिफिक, जिसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे कैसे आपने अपना लैपटॉप सिलेक्ट करना है। उसके बाद चलते हैं कि इसी सेम कीवर्ड से रिलेटेड ही कमर्शियल आर्टिकल का टाइटल क्या होगा, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर $3000। इसमें आपने यूजर को स्पेसिफिकली प्राइस रेंज
लाइन से रिलेटेड सोल्यूशन दे रहे हैं। और इसी के अगर 3 टाइप को डिस्कस करें जो है ट्रांजैक्शनल, तो ट्रांजैक्शनल आर्टिकल के टाइटल कुछ इस टाइप का होगा, बाय एसर प्रीडेटर ट्राइटन 500। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों टाइप के आर्टिकल रिलेटेड टू एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही कीवर्ड से रिलेटेड हैं, पर ये डिफरेंट टाइप की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो अपने कीवर्ड्स को ही इसी तरह डिवाइड करके आप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उसी सेम कीवर्ड का। और अगला फैक्टर ये है कि सर्च इंटेंट देखना है आपने फाइनलाइज करने से पहले। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल की, सेम इसी तरह कीवर्ड्स भी आपके डिवाइड होंगे। उसकी एग्जांपल ये है, तो सबसे पहले है इंफॉर्मेशनल, जिसका कीवर्ड का एग्जांपल हो सकती है हाउ टू बाय लैपटॉप। उसके बाद है ट्रांजैक्शनल, जिसका एग्जांपल है बाय लैपटॉप। कंपैरिजन रिलेटेड कीवर्ड होगा डेल वर्सेस एचपी। और सेम इसी तरह नेविगेशनल होगा असबर एससीओ। तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पर इससे आपको आइडिया जरूर हो जाना चाहिए कि आपका कीवर्ड किस तरह से डिवाइड होता है और किस कैटेगरी ऑफ सर्च इंटेंट में फॉल करता है। क्योंकि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल का मकसद यही होता है कि आप एजुकेट कर रहे हैं अपने लोगों को और आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। और अगला फैक्टर है एसईओ टाइटल। ये एसईओ टाइटल ही होता है, जब गूगल में आपकी वेबसाइट आती है तो सबसे पहले ये ब्लू लाइन ही बता रही होती है कि उस स्पेसिफिक पेज का टाइटल क्या है, और इसी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अगर आपने प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज की होगी तो यही वो वेबसाइट होती है जो कि फर्स्ट डे से ट्रैफिक लेने लग जाती है, और इसी का रोल सबसे ज्यादा है। और अगर आप इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो यही फैक्टर आपको न्यू आर्टिकल क्रिएट नहीं करने देता, और वही आर्टिकल मैक्सिमम विजिटर क्रिएट कर रहा होता है आपकी वेबसाइट के लिए। और इसी तरह मॉडिफायर्स ऐड करते हैं अपने टाइटल के साथ, टॉप, बेस्ट। और जब इस तरह के टाइटल आप यूज कर रहे होते हैं, यही वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जब आपके आर्टिकल पब्लिश होने के बाद 100,000 कीवर्ड से रैंक होने लग जाता है, वो यही वजह होती है जब आप एक्सटेंडर और मॉडिफायर यूज करते हैं अपने एसईओ के टाइटल में। एसईओ टाइटल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि 65 कैरेक्टर के अंदर आपका टाइटल शो होना चाहिए। अगर ये एक्सटेंड करेगा तो कुछ इस शक्ल में आपका टाइटल गूगल में शो हो रहा होगा, जिस तरह आप देख रहे हैं आपके वर्ड्स गायब हो रहे हैं और वो डॉट 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 करके उसको एक्सटेंड कर रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है पेज टाइटल, जो कि H1 के टैग के साथ शो हो रहा होता है आपके पेज सोर्स में। तो इसको चेक करने के लिए कि आपकी वेबसाइट में H1 डुप्लीकेट तो नहीं हो रहे, कोई थीम आपने गलत सिलेक्ट कर लिया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा H1 क्रिएट हो रहे हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्कीमिंग फ्रॉग को। स्कीमिंग फ्रॉग ओपन करेंगे, H1 में जाएंगे, फिल्टर में जाएंगे, मिसिंग H1, मल्टीपल H1 ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा किस पेजेस के H1 क्रिएट नहीं हुए हैं। उसके बाद आती है आपकी डिस्क्रिप्शन। जिस तरह आप यूज कर रहे होते हैं और इन वन एसईओ या रैंक मैथ को यूज कर रहे होते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए। वैसे तो गूगल मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आर्टिकल में से डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर रहा होता है, पर आपको डिस्क्रिप्शन जरूर एंटर करनी चाहिए और आपका प्राइमरी कीवर्ड उस डिस्क्रिप्शन का पार्ट जरूर होना चाहिए। और जिस तरह टाइटल की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी जो कि गूगल में शो होना है, सेम इसी तरह डिस्क्रिप्शन भी आपकी गूगल में शो होनी है। तो फिर वो क्लिक वर्दी होनी चाहिए ताकि लोगों का इंटरेस्ट हो। टाइटल पढ़ने के बाद वो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ते हैं कि उनको इसके अंदर क्या नॉलेज रिसीव होने वाली है जो वो एक्चुअली फाउंड कर रहे थे। उसके बाद आता है यूआरएल्स। यूआरएल्स का मेन फार्मूला तो यही है कि आपका यूआरएल बहुत ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए और आपका प्राइमरी कीवर्ड उस यूआरएल का पार्ट होना चाहिए। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने भी आपको बताया था कि 2 to 4 वर्ड्स का यूआरएल होना चाहिए, और यहीं से गूगल आपको चेक कर रहा होता है और इसको प्राइम फैक्टर कह सकते हैं आपकी एसईओ की रैंकिंग के लिए। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल, जिसे बॉडी और कंटेंट कहा जाता है। मेन आर्टिकल होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने उसी कीवर्ड से रिलेटेड। तो आपका प्राइमरी कीवर्ड आपके फर्स्ट सेंटेंस में होना चाहिए। इससे गूगल को पता लगता है कि आपका वो कीवर्ड उसी आर्टिकल से रिलेटेड है और गूगल एल्गोरिदम इस चीज को इंपॉर्टेंस जरूर देता है। उसके बाद आती है डेंसिटी। जिस तरह कीवर्ड डेंसिटी से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन आते रहते थे कि हम कैसे चेक करें कि हमें कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए अपने कीवर्ड्स की, तो इसका न्यूट्रल वे और क्रेडिबल और एथिकल वे भी यही है कि आप कंपैरेटर को फॉलो करें और उसको चेक करें उसने जितनी डेंसिटी मेंटेन कर रखी है सेम डेंसिटी ही आपने कीवर्ड की रिपीटिशन अपने आर्टिकल में करें, उससे ऊपर ना जाएं। और इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है क्योंकि कैटेगरी टू कैटेगरी, नीच टू नीच वेरी करता है। जिस तरह मैंने आपको सर्फर एसईओ से रिलेटेड भी एग्जांपल दी थी जिसमें आपको मालूम हो जाता है कि कौन कौन से कीवर्ड आपको कितनी क्वांटिटी के तहत यूज करने हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपने चेक करनी है डेंसिटी कंपैरेटर की तो आप ना यूआरएल कंपैरेटर का यूआरएल कॉपी करेंगे और इस टूल में एंटर करेंगे जिसका नाम है internetmarketingninjas.com। इस यूआरएल पे आप जाएंगे और यहाँ पर जाकर जब एंटर करेंगे तो यहाँ आपको एवरेज बताएगा उस कंपैरेटर ने वो कीवर्ड कितनी दफा यूज कर रखा है। और फिर आप वर्ड काउंट चेकर पे जाएंगे, वही यूआरएल एंटर करेंगे, वहां से आपको वर्ड काउंट पता लग जाएगा। तो सेम इसी तरह आप इस क्वांटिटी को उसकी एवरेज के अकॉर्डिंगली आपको परसेंटेज मालूम हो जाएगी जो कि आप यूज करेंगे अपने ही आर्टिकल्स में। तो बजाय आप आर्टिकल लिखते हुए उस कीवर्ड को एडजस्ट करने की कोशिश करें, सबसे पहले आप आर्टिकल क्रिएट करें और उसके बाद अपनी डेंसिटी उसके ऊपर मेंटेन करें। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वेरिएशन कर सकते हैं आप अपने ही आर्टिकल्स में जो कि सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस वाकई बहुत ज्यादा है। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव हो रहा है, एनएलपी इंप्रूव हो रहा है, गूगल एनएलपी को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। ये मैकेनिज्म इसी तरह काम करता है कि आपने अपनी वेबसाइट को कितने एंगल से सेम कीवर्ड या सिमिलर कीवर्ड के
साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका आइडियाज अगर आप लेना चाहते हैं तो href में जाएंगे, यहाँ अपना कीवर्ड सर्च करेंगे, उसके बाद इस ऑप्शन को ऑल्सो रैंक फॉर आपको आइडियाज दे देता है कि आपका जो मेन कीवर्ड है उससे रिलेटेड और कौन से कीवर्ड हो सकते हैं जिसको आप उसी आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। और गूगल हमिंग बर्ड के बाद भी उसने इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस किया है कि आपके कीवर्ड की रिपीटिशन, आपके सिनोनियम, आपके उसी कीवर्ड से रिलेटेड आप कितनी वेरिएशन यूज कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जनरेट करेंगे आपके उसी आर्टिकल से। इसके अलावा अगर आप आइडियाज जानना चाहते हैं तो answerthepublic.com में जाकर यहाँ एंटर कर सकते हैं। इससे भी आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसी टॉपिक से रिलेटेड लोग क्या सर्च करते हैं और क्या पॉपुलर टॉपिक्स है उसी टॉपिक से रिलेटेड। और आपका कंटेंट बेटर होना चाहिए आपके कंपेटिटर से, क्योंकि जो बातें उन्होंने लिख रखी है उससे बेहतर अंदाज में आपको उसको प्रेजेंट करना है, तभी आपका एज होगा। जिस तरह सर्विसेज की वेबसाइट आप देखते हैं, कोई कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है टेस्टिमोनियल से, केस स्टडीज से, रिव्यूज से, और वही कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं अपने डिजाइन पे, यानी कि यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, आपके डिजाइन पे इन्वेस्ट कर रही होती है, इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर रही होती है यूजर का इंटरेस्ट अपने आर्टिकल पे बढ़ाने के लिए। और यही जिस तरह आंसर द पब्लिक की आपको एग्जांपल दिया है कि जो कि आपके FAQ जो आप उस आर्टिकल से रिलेटेड क्रिएट कर रहे होंगे, वहां से आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम FAQ हो सकते हैं वो आपने उस अपने आर्टिकल का पार्ट बनाना है। फिर बात आती है स्पेलिंग और ग्रामर की। गूगल बहुत ज्यादा फोकस करता है कि स्पेलिंग और ग्रामर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और ये आपकी रैंकिंग अफेक्ट करती है अगर उसकी क्वालिटी पुअर होगी तो इसका आसान सोल्यूशन यही है कि आप ग्रामरली को यूज करें। ये तमाम चीजें आपकी प्रूफ रीडिंग के लिए भी आपको नहीं पे करना पड़ेगा और वो तमाम चीजें ग्रामरली फिक्स कर देता है। अब सवाल होता रहता है कि आपका आर्टिकल क्या लंबा होना चाहिए आपके कंपेटिटर से। जी हाँ, ये मैंने अपनी केस स्टडीज में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी आपका वर्ड काउंट बढ़ता है आपके कंपेटिटर से, वो देखा गया है कि वो वेबसाइट ज्यादा जल्दी रैंक होती है। पर रैंकिंग मकसद नहीं है, आपका बाउंस रेट भी मैयर होना चाहिए कि अगर आपने वेबसाइट को फेच करके वहां तक ले आए हैं और अगर वो इंगेजिंग नहीं है तो फिर वो वेबसाइट क्लोज कर देगा और फिर आपका बाउंस रेट अफेक्ट होगा, जो कि नेगेटिव साइन है रैंकिंग ड्रॉप होने के लिए। क्योंकि आपने अगर देख लिया कि कंपेटिटर ने 10,000 वर्ड्स क्रिएट कर रखे हैं तो 10,000 से 11,000 तो आप लिख लेंगे, पर अगर उसमें क्वालिटी आपने मेंटेन नहीं की है तो फिर फ्यूचर वेबसाइट का आपका सिक्योर नहीं है। आपने कंटेंट लिखना है स्कैनेबल, यानी कि जब भी यूजर डिसाइड करता है कि मुझे इस आर्टिकल को पढ़ना है तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट रीड करता है, आपके आर्टिकल को एक दफा गो थ्रू करता है और डिसाइड करता है कि इसमें कौन सा सेक्शन उसके पढ़ने वाला है। तो आपने इस तरह कंटेंट को डिजाइन करना है कि मैक्सिमम स्पेंड करे टाइम आपकी वेबसाइट पर। और इसकी एग्जांपल ये है कि 15 इयर्स ओल्ड एजुकेटेड बॉय भी रीड कर सके और समझ सके आपके कंटेंट को। अगर आप समझते हैं कि एक बच्चा भी समझ सकता है आपके कंटेंट को तो फिर आपने आइडियली कंटेंट हैंडल किया हुआ है। क्योंकि किसी को ये नहीं जानना कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस है या कितना ग्रिप है और आपकी वर्थ क्या है, वो तो आपके उस आर्टिकल को देख रहा है। अगर आपने उसको एंगेजिंग लिख के दिखाया है फिर वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा आपकी वेबसाइट पर। जिस तरह आपके आर्टिकल को चेक करने की एग्जांपल ये है कि ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे जिसका नाम है hemingwayapp.com। यहाँ अपना आर्टिकल पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर ग्रेड दिखा रहा होता है। अब आपका आर्टिकल मिनिमम 6 ग्रेड का होना चाहिए। तो ये एक बेसिक सा फार्मूला है जिसको आपने अपना आर्टिकल लिखने के बाद यहाँ डालकर चेक करना है। और अगर आपका आर्टिकल इंगेजिंग नहीं होगा तो फिर अगर आपने उससे कोई कॉल टू एक्शन करवाना है, कोई प्रोडक्ट बाय करवानी है, कोई साइन अप करवाना है, ईमेल लेना है उसका, तो फिर वो नहीं होने वाला। और शॉर्ट पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जिस तरह आपको टूल भी यूज कर रहे होते हैं वो भी आपको कन्विंस कर रहे होते हैं एसईओ टूल्स कि आप अपने आर्टिकल्स को शॉर्ट पैराग्राफ में ही मेंशन करें। इसकी आइडियल एग्जांपल ये है कि 2 to 3 लाइन से ज्यादा बड़ा आपका पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सब हेडिंग्स। H1 तो आपने टाइटल में यूज हो गया, अब उसको यूज नहीं करना। अब आपके पास जो रिमेनिंग बच गई वो H2 से लेकर H6 तक हेडिंग्स है। यानी कि आपका H1 प्राइमरी टाइटल होगा, उसके बाद अगर उसकी सब हेडिंग बन रही है तो H2 में आएगी, और उससे डीप इन्फॉर्मेशन पे जा रहे हैं तो H3 में जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जब भी कोई नया यूजर आता है वो सबसे पहले आपकी हेडिंग रीड करता है आपके पैराग्राफ रीड करने से पहले। अगर उसको लगता है कि उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उस पैराग्राफ और उस हेडिंग के अंदर होगी तो फिर वो उसको रीड करता है। और आप बिल्कुल सिनोनियम और वेरिएशंस यूज करेंगे अपने हेडिंग्स में। और इसके आइडियाज भी आप ले सकते हैं answerthepublic.com से, जो कि इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। और बुलेट्स और नंबर लिस्ट यूज की जाती है लोगों को इंगेज करने के लिए, तो जहां जरूरत पड़े आप बुलेट्स और नंबर लिस्ट को यूज करेंगे। आपका आर्टिकल बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश से रिलेटेड ये मतलब नहीं है कि आपने अपना आर्टिकल यूनिक होना चाहिए, प्लेजरिज्म पास्ट होना चाहिए। फ्रेश का मतलब यह है कि जो इन्फॉर्मेशन आप उस आर्टिकल में प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपडेटेड होनी चाहिए। जिससे लोगों का आर्टिकल रैंक हुआ होता है उसको अपडेट ही नहीं करते और वो चीजें अपडेट हो चुकी होती हैं। तो आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड अपडेटेड रखना है अपने आर्टिकल को, यही मैक्सिमम ROI ला के देती है आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन की इंपॉर्टेंस अपनी जगह कायम है और आपने कोशिश करनी है अपने कंपेटिटर से ज्यादा पिक्चर्स यूज करें। ज्यादा का मतलब ये नहीं कि अगर उसने 10 पिक्चर लगा रखी है तो आप 20-30 पिक्चर्स क्रिएट कर दें। आपने
लिमिट में ही उससे 10 to 20% ज्यादा पिक्चर्स यूज करनी है। आपकी इमेजेस यूनिक होनी चाहिए, यानी कि आप उसको डिजाइन करें, कस्टमाइज करें, थोड़ा यूनिकनेस लाएं ताकि गूगल को भी लगे जो आप पिक्चर यूज कर रहे हैं वो यूनिक है। और आपकी हाई क्वालिटी पिक्चर होनी चाहिए, क्योंकि लोडिंग टाइम का इशू तो अपनी जगह रहता ही है, पर आपने उसको इतना जरूर रखना है कि वो देखने के काबिल हो, उसके पिक्सल ब्रेक ना हो, और आपका फॉर्मेट भी राइट होना चाहिए। यानी कि मोस्ट ऑफ द पिक्चर जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है PNG और JPG को आप यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स में। और इमेज साइज भी इसी तरह होना चाहिए कि अगर आपकी पिक्चर फोन में यूज हो रही है तो फिर उसको जूम करने की जरूरत ना पड़े, वो क्लियरली वैसे ही क्लियरली शो हो जाए आपके यूजर को। और कंप्रेस्ड होनी चाहिए आपकी इमेज, और उसके लिए आप यूज कर सकते हैं imagecompressor.com को, जो कि ऑप्टिमाइजिला के नाम से जाना जाता है। आपका फाइल नेम भी आपके उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, जो कीवर्ड आप क्रिएट कर रहे हैं वही अपने सिस्टम में उसका फाइल नेम चेंज करेंगे, फिर उसे अपलोड करेंगे, और उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी ऑल्ट टैग की। इसी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपका कीवर्ड वो प्रेजेंट होना चाहिए आपके ऑल्ट टैग में भी। आप जितनी पिक्चर उसके अंदर यूज करेंगे वो तमाम उनके ऑल्ट टैग जरूर देने हैं। इसी एग्जांपल ये है कि अगर आप टॉप 10 लैपटॉप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि टॉप 10 लैपटॉप आप 10 पिक्चर में ऑल्ट टैग सेम यूज करेंगे। आपने मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग हर पिक्चर का टाइटल टैग चेंज रखेंगे, जो कि रिलेटेड तो मेन से होगा पर डिफरेंट होगा। उसके बाद आती है वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह आपको मालूम है कि वीडियोस आप यूज कर सकते हैं यूट्यूब की वीडियोस अपने कंटेंट में, ये इसलिए यूज की जाती है कि अगर आपका यूजर आ गया और अगर वो वीडियो प्ले करेगा तो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा, जिससे रैंकिंग इंप्रूव होगी आपकी, और आपकी वो वीडियो आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि उसके टाइटल में आपका कीवर्ड मौजूद होना चाहिए। आप किसी की भी वीडियो यूज कर सकते हैं, पर रिकमेंडेड प्रैक्टिस तो यही है, अगर आप एक बड़ा ब्रांड बनाने वाले हैं तो अपनी वीडियोस खुद क्रिएट करें, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। अब अगर आप रिस्पॉन्सिव वीडियो यूज कर रहे हैं तो फिर तो यूट्यूब जैसा इंजन अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिव वीडियो होगी, यानी कि फोन में भी वो उसी साइज में शो हो रही होगी और लैपटॉप में भी अपने आप को साइज चेंज कर रही होगी। पर अगर आप किसी और वेबसाइट का सोर्स से अपनी वीडियो एम्बेड कर रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए आप यूज करेंगे इस वेबसाइट को, जिसका नाम है embedresponsively.com, क्योंकि यूट्यूब किंग है, ये दूसरा बड़ा सर्च इंजन है गूगल के बाद, वीडियो का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। अब बात करते हैं इंटरनल लिंक्स की। इंटरनल लिंक्स इसलिए यूज किए जाते हैं कि आप जब इंटरलिंक करते हैं अपने आर्टिकल्स को तो जो न्यू आर्टिकल्स होते हैं उनके इंडेक्स होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्क्रॉल रेट भी इंक्रीज हो जाता है आपकी वेबसाइट का। और अब बात आती है कि एंकर टेक्स्ट क्या यूज करेंगे अपने वेबसाइट को इंटरलिंक करने के लिए। उसके लिए आप आइडियाज दे सकते हैं अपने कंपैरिटर से। आप उनकी वेबसाइट को एनालाइज करें और देखें उन्होंने आपस में पेजेस किस वर्ड से लिंक कर रखे हैं। और इंटरनल लिंक की इंपॉर्टेंस तो यही है कि सबसे पहला लिंक, इंटरनल लिंक जो आप देते हैं उसकी इंपॉर्टेंस एल्गोरिदम एसईओ में सबसे ज्यादा होती है, तो उसको देने से पहले उस फैक्टर को जरूर ध्यान में रखना है। फिर ब्रेड क्रम्स यूज किया जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड। जो वेबसाइट बहुत ज्यादा डीप होती है वो ब्रेड क्रम्स यूज कर सकती है, और ब्रेड क्रम्स भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इंटरनल लिंकिंग वो दूसरा फैक्टर है कि आपने नेविगेशन में हर पेज नहीं शो कराना होता है, वो इंटरनल लिंकिंग ही होती है जो कि कंटेक्चुअल लिंक क्रिएट कर रहा होता है आपके वेबसाइट के लिए। और यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। आपने रीडायरेक्शन को कंट्रोल रखना है। जिस तरह लोग अपनी वेबसाइट का यूआरएल्स को एडिट कर रहे होते हैं उससे रीडायरेक्शन चेंज जनरेट हो रही होती है, जिससे आपके ओपनिंग टाइम डिक्रीज हो रहा होता है आपकी वेबसाइट का। तो कोशिश करें कि रीडायरेक्शन चेंज, यानी कि आप 301 रीडायरेक्ट या 302 रीडायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो उसको मिनिमम ऑफ द टाइम, बहुत रेयर केसेस में यूज करें, इससे ओपनिंग टाइम खराब होता है। उसके बाद बात आती है एक्सटर्नल लिंक की, कि आप अपने ही पेजेस में लिंक्स दे सकते हैं उन वेबसाइट को जो सेम नीच में अथॉरिटेटिव है, और इससे आपकी वेबसाइट का भी ट्रस्ट बढ़ता है। और इससे रिलेटेड आते हैं नो फॉलो लिंक्स, यानी कि जब आप एक्सटर्नल लिंक दे रहे होते हैं, लेट सपोज आप Amazon एफिलिएट को एक्सटर्नल लिंक दे रहे होते हैं, उसको नो फॉलो ही रखना है। और गूगल भी यही रिकमेंड करता है कि जिन सोर्सेज से आपने इनकम जनरेट करनी है उनको नो फॉलो ही रखें। और जितने भी लिंक्स आप क्रिएट करें, अगर आप एक्सटर्नल लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो वो न्यू विंडो में ओपन होने चाहिए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जब विजिटर आपकी वेबसाइट पर आए तो मैक्सिमम टाइम स्टे करे। जब आप एक्सटर्नल लिंक पर चला जाएगा और न्यू विंडो में ओपन होगी तो आपका यूजर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा आपके उसी आर्टिकल में। और जब आप लिंक्स दे रहे होते हैं, बहुत बड़ी वेबसाइट बना लेते हैं, तो ब्रोकन लिंक्स आपका यूजर एक्सपीरियंस हर्ट करता है। यानी कि आपने कोई एक्सटर्नल लिंक लगाया और उसके बाद वो ब्रोक हो गया तो फिर अब यूजर आगे डाइवर्ट होगा तो आपका इमीडिएटली वेबसाइट ही क्लोज कर देगा। उसको चेक करने के लिए आप स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज करेंगे, उसको ओपन करेंगे और उसके रिस्पॉन्स कोड में जाएंगे, फिल्टर में जाएंगे, क्लाइंट एरर में जाएंगे और 4xxx यहाँ से नीचे इन लिंक्स का ऑप्शन यूज करेंगे तो यहाँ से आपको तमाम ब्रोकन लिंक्स शो हो जाएंगे। और जो आप इंटरनल लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं या एक्सटर्नल लिंक क्रिएट कर रहे हैं वो लिंक जैसे लगने भी चाहिए, यानी कि नॉर्मली लिंक का फॉर्मेट, यानी कि जिस तरह वर्ड अंडरलाइन हो रहा होता है और उसका कलर चेंज होता है, कि आपने मेक श्योर करना है कि इसी हालत में ही प्रेजेंट हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि है यूएक्स, यानी कि यूजर एक्सपीरियंस। आपका पेज लोडिंग टाइम इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर में से है, यानी कि आपकी वेबसाइट विद इन 3 सेकंड्स लोड होनी चाहिए, जिसके लिए चेक कर सकते हैं आप गूगल पेज स्पीड स्कोर, जीटी मैट्रिक्स और पिंग डॉम
पॉपुलर टूल्स हैं। आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। इस तरह आपको पता है वर्ल्ड वाइड मोबाइल यूजर्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए और हर स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। SSL की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये आपके यूजर पर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट छोड़ती है। जिस तरह गूगल क्रोम ने भी नॉट सिक्योर का बैच लगा देता है जब कोई भी साइट नॉन सिक्योर होती है। और अगर आपने अपने SSL सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करना है कि वो सही तरह काम कर रहा है, तो उसके लिए आप इस टूल को यूज करेंगे जिसका नाम है dgcert.com/help। इसमें आप वेबसाइट डालेंगे, ये आपको स्टेटस बताएगा आपके SSL का। आप यूज कर सकते हैं नेमचीफ के इस टूल को भी अपने SSL का स्टेटस चेक करने के लिए। आपका फॉन्ट रीडेबल होना चाहिए, यानी कि हर स्क्रीन पर वो आइडियली फिट होना चाहिए और इजी टू रीडेबल होना चाहिए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज इसका अपना ख्याल करना है वो है एग्रेसिव एक्शन, यानी कि आपकी वेबसाइट लोड होने के साथ कोई पॉपअप आ जाता है, एड शो होने शुरू हो जाती है, ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है आपकी रैंकिंग पर। तो अगर आपने पॉपअप लाजमी लगाना है, सपोज साइन अप फॉर्म लगाना है, तो उसको सेकंड पेज या थर्ड पेज पे लाके एडजस्ट करें। और उसके अलावा अगर आप पॉपअप लगा रहे हैं तो उसमें क्लोज का बटन जरूर होना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली स्क्रॉल नहीं हो सकता तो मोबाइल स्क्रीन पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके उसमें क्लोज का ऑप्शन शो हो। उसके बाद आता है लोकल एसईओ। लोकल एसईओ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी कंपनीज होती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, प्रोडक्ट सेलिंग कर रही होती हैं, उनका इंटरेस्ट क्लियरली किसी ऐसी जगह पर प्रोमिनेंट होना चाहिए जिसके लिए यूज किया जा सकता है फुटर को भी। अगर उस बिजनेसेस के मल्टीपल लोकेशंस हैं तो फिर फुटर में आप चेंज करते जाएंगे। अदरवाइज अगर एक ही एड्रेस है तो फुटर में या फिर एक लोकेशन का पेज बना के कॉन्टैक्ट्स के पेज पे आप वो लोकेशन मेंशन करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड डाटा, अभी तक ये एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है, पर आप गूगल को आसानी करते हैं, क्योंकि जब बोट क्रॉल करता है, अगर आपने क्लियरली हियरार्की बना रखी है, स्कीमास क्रिएट कर रखे हैं, तो उसको आसानी होती है। जिसके लिए अगर आप कुछ ना भी करें तो अपनी हेडिंग्स को इस तरह से मैनेज करें कि गूगल को आपके स्ट्रक्चर के बारे में क्लियरली मेंशन हो सके। सेम इसी तरह आप स्कीमा के प्लगइन को यूज कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो उसमें स्कीमा का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस के अंदर और उसमें अंदर अपनी तमाम बिजनेस इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे। यहाँ पे जब भी गूगल में आपका बिजनेस सर्च होगा तो आपकी वो लोकेशन की इंफॉर्मेशन गूगल में शो होंगी। और अगर आपने स्ट्रक्चर डाटा क्रिएट कर लिया है और उसके बाद ये प्लगइन भी अप्लाई कर लिया है, तो उसके लिए आप गूगल स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल को यूज करेंगे। आप अपने स्ट्रक्चर डाटा में अगर आपने कोई मिस्टेक्स कर रखी है वो हाईलाइट हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद है YMYL और E। 1 अगस्त 2018 में गूगल की अपडेट आई जिसमें उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि हेल्थ, फाइनेंशियल और लीगल एडवाइस अगर आप दे रहे हैं अपने ब्लॉग पर तो फिर आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप ये इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहे होते हैं तो उसके लिए डबल चेक पीछे सिस्टम्स लगे हुए हैं AI के, जो आपकी क्रेडिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं कि आप वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अगर कोई हार्मफुल है किसी के लिए तो फिर आपकी रैंकिंग नहीं होती। और आपने अपने डिस्क्लेमर का पेज जरूर बनाना है, ये ट्रस्ट छोड़ता है कि आपका बिजनेस किस बारे में है और आपने क्या एक्शंस ले रखे हैं। अगर आप कहीं से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी का कोट यूज कर रहे हैं, कोई पिक्चर यूज कर रहे हैं किसी की, तो फिर वहां पर आपने रेफरेंस जरूर देना है उस ब्लॉग का। ये क्रेडिबल प्रैक्टिस है। उसके अलावा ऑथर बॉक्स का ऑप्शन आपको वर्डप्रेस भी दे रहा होता है। आप कोशिश करेंगे अपने तमाम पोस्ट और आर्टिकल्स में आपका ऑथर बॉक्स अवेलेबल हो। और उसके बाद दूसरी जिस चीज का ख्याल रखना है कि आपने ऑथर बॉक्स पब्लिक जरूर रखना है, क्योंकि यूजर को यह जानना होता है, गूगल को भी यह जानना होता है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसकी अपनी वर्थ क्या है। इसी एग्जांपल ऐसे ही है कि एक ऑथर है जो कि रिनाउंड है और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उसका स्पेसिफिक टॉपिक पे, और इसके मुकाबले में दूसरा ऑथर ये है जो कि हर चीज के ऊपर लिख लेता है, किसी भी चीज पे एक्सपर्टीज नहीं है। तो इसलिए ऑथर का पेज ये डिफाइन करता है कि जो ऑथर है उसकी अपनी वर्थ क्या है। ये भी स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट छोड़ती है आपके यूजर और गूगल के लिए। और फिर जो आपका गोल होता है, सपोज मोनेटाइजेशन यूज कर रहे हैं या आप एफिलिएट ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ सेल्स जनरेट करनी है, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली अपनी चीजें डिजाइन कर लेंगे। कॉल टू एक्शन आप क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज आपकी रियल एस्टेट से रिलेटेड वेबसाइट है और आपने प्रॉपर्टी फॉर सेल अपने ब्लॉग पे लगा रखी है। अब उसके लिए जिस यूजर ने आपको कांटेक्ट करना है वहां पर उसका डिमांड करेंगे आप ईमेल या फोन नंबर, और यही आपका कॉल टू एक्शन होगा जो आपका राइट डायरेक्शन में शो हो रहा होगा, जो कि कुछ देर बाद ये पॉपअप की तरह बिहेव करेगा। या आप इसको अपने वेबसाइट के डिजाइन में भी एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम लीड जनरेट हो सके इस टाइप के मॉडल से। उसके बाद सोशल मीडिया की अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी कि आप जो भी थीम यूज कर रहे होते हैं उस पर नॉर्मली ऑप्शन होता है पोस्ट के नीचे या आपके विजिट के साइड पर सोशल मीडिया के आइकन शो हो रहे होते हैं। अगर किसी को आपकी चीज पसंद आती है और वो किसी के साथ शेयर करना चाहता है तो सिंपली उस बटन को क्लिक करेगा और रिलेटिव प्लेटफॉर्म पे वो चीज शेयर हो जाएगी। ये भी रिकमेंडेड प्रैक्टिस में से है। और उसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट के आपके डिजाइन ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, यानी कि आप अपना यूजर एक्सपीरियंस इस लिहाज से डिजाइन करेंगे। कंपनीज बहुत ज्यादा पैसे इसके ऊपर खर्च करती है कि आप किस तरह से यूजर को टाइम टू टाइम चीजें दिखा रहे हैं। यानी कि अगर आपने कुछ स्टेप्स बना रखे हैं, जिस तरह वेट लॉस से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर लोग स्टेप बाय स्टेप आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं और लास्ट पे डिमांड करते हैं अगर आपको डाइट चार्ट चाहिए तो आपको अपना ईमेल सेंड करें। उससे आप यूजर को इतनी इंफॉर्मेशन ले चुके होते हैं कि वो स्किप करने के बारे में नहीं सोचता और अल्टीमेटली आपको ईमेल कम से कम देकर
लेके चला जाता है। इस तरह का डिजाइन आपने डिजाइन करना है कि आपका यूजर आपको छोड़ के ना जा सके, और ये तमाम फैक्टर यूजर एक्सपीरियंस को देख के डिजाइन करने हैं आपने। यानी जितना ज्यादा टाइम यूजर स्पेंड करेगा वो कैलकुलेशन सारी जा रही होती है गूगल को, उसकी बेस पे आपकी रैंकिंग डिपेंड कर रही होती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इन तमाम चीजों में आपको किसी किस्म का कंफ्यूजन है तो फिर आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो जाने से पहले ये जरूर चेक कर ले कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।